आइए हम आपसे एक संविधान के संशोधन और उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। भारत का संविधान विस्तारवान, विस्तृत, बृहद संविधान है, जिसका एक मुख्य कारण उसके संशोधन के जरिए उसमें परिवर्तन, परिवर्धन या निरसन की समावेश है। संशोधन का वह तरीका है जिसके जरिए संविधान में विस्तार होता है। और इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, आपको बता दें कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना था और उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। और आज फिर एक पवित्र दिन 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। संविधान निर्माता, संविधान के पिता, संविधान निर्माण के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। उनकी आज जयंती है और इस अवसर को हमने सही समझा कि आपसे मुलाकात हो और आपसे बातें हों। तो चलिए हम देखते हैं आज संविधान की एक और विशेषता कि संविधान में, भारतीय संविधान में उसके संशोधन के ऊपर, संशोधन की क्षमता, वेदर वो नम्य है, फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, कठोर है, इसके ऊपर देखते हैं। अगर कोई संविधान कठोर होगा, यानी उसके संशोधन करने का जो उपबंध है वो कठोर होंगे, तो उसमें संशोधन की गुंजाइश बहुत कम होगी और इस वजह से वो अपने मूल रूप से विस्तार नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो नम्य होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, तो उसमें संशोधन की गुंजाइश होगी और इस वजह से उसमें विस्तार की गुंजाइश बढ़ जाती है। हम देखते हैं हमारे संविधान में कुछ खास, कुछ मखसूस प्रोविज़न है जिनके बारे में अनियमितता और रिजिडिटी देखी गई है, रिजिड रखा गया है। अमेंड करने की क्षमता जो है उसमें कम है और ज़्यादातर उपबंध जो है वो नम्य है और नम्य और फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसकी संशोधनीयता जो होती है वो आसान है और इस तरह से संविधान में विस्तार हो जाता है। तो संशोधन के जरिए हम देखते हैं कि संविधान में विस्तार होता है। अब संशोधन संविधान का कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो कुछ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल जिस तरह से होते हैं, कुछ प्रोविजनल और कुछ नॉन प्रोविजनल होते हैं, जैसे कुछ फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल में जो है वो हमारे अभी समय है, कन्वेंशन है, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से होता है। क्योंकि हमारा देश ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाए हुए हैं, तो वहाँ के जो अभी समय है, वहाँ की जो परंपराएं और ट्रेडिशंस हैं, आप जानते हैं कि परंपरा और रूढ़ भी अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान में कानून बताया गया है कि वो भी विधि है। तो ये चूँकि अभी समय है और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, तो वहाँ कुछ परंपराएं थी और उस परंपरा को संविधान में लिखा नहीं गया, लेकिन उनको हम फॉलो करते हैं और वो जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो संवैधानिक होती है, संविधान सम्मत होती है और इस वजह से वो इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में एक सिंपल उपबंध है, लेकिन कभी कभी हंग विधानसभा या हंग पार्लियामेंट सिस्टम आ जाए, जब चुनाव में किसी दल का बहुमत ना हो, तो इस पर संविधान मौन है। यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के विवेक का ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो कन्वेंशन ये रहा है कि अभी समय ये रहा, परंपरा ये रही है कि बहुमत दल के नेता को बुलाया जाता है, हालांकि ये बाउंड, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड नहीं है। तो ये कुछ परंपराएं हैं जिसकी वजह से, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो चुना जाता है जो सीनियर मोस्ट जज हो सुप्रीम कोर्ट का। तो ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन है, इसकी वजह से अब इस ट्रेडिशन से अगर कोई हटता है, कोई सरकार हटती है, तो ये आलोचना का विषय हो जाता है। तो ये एक संवैधानिक उपबंध की हैसियत से प्राप्त है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस होगा। इसी तरह से जो बहुमत दल, इसका सबसे ज़्यादा बहुमत होगा, उसी को आमंत्रित किया जाएगा।
तो ये कुछ और कन्वेंशन है पार्लियामेंट में विशेषाधिकार के मामले में। हालांकि विशेषाधिकार के मामले में एज ए कोर्ट काम करता है, लेकिन रोज कोर्ट का काम अगर पार्लियामेंट और विधानसभाएं करेंगी तो दूसरी जो रेगुलर कोर्ट्स हैं हमारे देश में, सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय से लेके अवर न्यायालय तक क्या करेंगे। तो ये है अभी समय, और इनका कहीं लेख नहीं है, उल्लेख और लिखित ये नहीं है संविधान में, लेकिन परंपराओं के तौर पर ये फॉलो किया जाता है कि इसमें जो भी ऊंच नीच होगी, जो भी विस्तार होगा, जो भी कमी की जाएगी, उस अनुरूप संविधान में परंपरा पड़ जाएगी और वो संविधान का भाग ही माना जाएगा। संविधान तमाम ऐसे, हमने पहले बार बताया था वीडियो में कि तमाम ऐसे उपबंध, संवैधानिक उपबंध हैं जहाँ पाठ ही में बता दिया गया, मूल चैप्टर में ही बता दिया गया है कि इसमें संविधान जो संविधान चाहता है उसी के अनुरूप पार्लियामेंट कानून बना देगी। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था अस्पृश्यता कानून का, अनुच्छेद 17 में ही बताया गया है कि अस्पृश्यता से संबंधित कानून बनाया जाएगा। तो अस्पृश्यता जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके हिसाब से SC/ST एक्ट बना, तो मूल पाठ में अपने आप चेंज हो जाता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में मूल पाठ में लिखा हुआ 7 जज होंगे, लेकिन अब 31 हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट कानून बना के जजों की गिनती, जजों की संख्या वो घटा बढ़ा सकती है। तो ये हैं ऐसे कुछ उपबंध हैं धारा 12 से लेके और 35 तक वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें 35 में मौलिक अधिकार से संबंधित तमाम कानून बनाने के लिए 14 के बाद 15-16 अनुच्छेद 15-16 में एक्ट बना के मूल पाठ में चेंज किया जा सकता है। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इस विषय पर संसद कानून बना सकती है और संसद ने कानून बनाया, तो मूल पाठ में बगैर परिवर्तन किए ही संविधान में संशोधन हो जाता है। एक विस्तार इससे भी पाता है। तो एक पार्लियामेंट ट्रेडिशन जो होते हैं, दूसरे जो है संविधानिक उपबंध जो मूल पाठ में चेंज ना करके पार्लियामेंट के एक्ट से चेंज होता है, उससे भी विस्तार संविधान पाया जाता है। फिर न्यायिक निर्वाचन, अनुच्छेद 13 न्यायिक निर्वाचन, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करती है, और अनुच्छेद 142 ये कहता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी ऑब्जर्वेशन किया गया है, निर्णय किया गया, वो लैंड ऑफ द लॉ होगा, तो लॉ ऑफ द लैंड होगा। तो वो हमारे स्थानीय विधि या हमारा जो म्यूनिसिपल लॉ है, हमारे देश का जो कानून है, अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्वचन किया है, किसी उपबंध का इंटरप्रिटेशन किया है, तो वो उस हिसाब से कानून में संशोधन मान लिया जाता है, हो जाता है। अनुच्छेद 13 142 को साफ पढ़ने पर, जैसे गिरफ्तारी के मामले में अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी की बात करता है, लेकिन DK बसु मामले में उच्चतम न्यायालय ने डेरिवेशन कुछ यूरल पास्चुरेट या ऑब्जर्वेशन दिए, गाइडलाइंस दिए, प्रॉपर वर्ड है गाइडलाइंस दिए, तो इसकी वजह से वो मूल पाठ में भले ना संशोधन हो, अनुच्छेद 22 में भले ना संशोधन हो, लेकिन उसके अनुरूप संशोधन हो जाता है। इसी तरह से ये आप देखें, न्यायिक निर्वचन के जरिए ही ये कहा गया कि केशवानंद भारती भारत संघ मामले में कि संविधान का संशोधन उन प्रोविजंस का नहीं हो सकता जो संविधान के मौलिक ढांचे में है और बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर उस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाएगा तो संविधान का मूल पाठ बदल जाएगा, उसका नेचर, उसकी प्रकृति बदल जाएगी और वो संविधान भारत का संविधान नहीं रह जाएगा। इस वजह से वो भी इंटरप्रिटेशन की ही बात है, वो भी निर्वचन की ही बात है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट अगर कोई इंटरप्रिटेशन करता है, निर्वचन करता है, वो भी संशोधन की श्रेणी में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 368 जो ऑफिशियल, जो प्रोविजनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया और प्रोविजन दोनों हमें 368 में दिखाई पड़ते हैं। 3 तरीका है साधारण बहुमत के द्वारा, तो जब साधारण लग गया तो इसी से क्लियर हो जाता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फिर विशेष बहुमत द्वारा, ये थोड़ा टफ है। फिर विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति पर अगर संशोधन होता है तो ये मोस्ट टफ है, ये ज़्यादा टफ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 प्रकार से मुख्य रूप से संशोधन, एक औपचारिक या अदृश्य, अनौपचारिक या अदृश्य, एक औपचारिक या
दृश्यमान संशोधन। तो संशोधन कैसे हो सकता है? या तो उसमें कोई चीज़ संविधान में जोड़ी जाए, यानी संविधान में कुछ चीज़ जोड़ी जाए, एडिशन किया जाए, या उसमें से कुछ निकाल ली जाए, रिपील कर दी जाए, निरसित कर दी जाए, या उसमें फर्क कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, और परिवर्तन जिसे वेरिएशन कहा जाता है। तो 3 तरीके से अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान में चेंजिंग या अमेंडमेंट हो सकता है, जिसमें वेरिएशन है, एडिशन है और रिपीलिंग है। तो ये रहा, और इन्हीं प्रोविजंस की वजह से हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का फार्मूला आ गया न्यायिक निर्वाचन के जरिए, और ये अनुच्छेद 368 का तीसरा खंड जो है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, ये कठोर बनाते हैं, ये रिजिड बनाते हैं। ये 2 रिजिड के उदाहरण हो गए, बाकी जो नम्य के फ्लेक्सिबल के उदाहरण हो गए। तो दैट इज आज का एक टॉपिक रहा। आगे फिर मिलते हैं और मिलते रहेंगे। हमारा वीडियो आप देखते रहिए, जरूर इसको प्रमोट करिए। थैंक यू।